गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछला कक्षा में हम लोग पढ़े थे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। तो देखो शिक्षा किस प्रकार सरकार के द्वारा हमारे देश के विकास के लिए शिक्षा का किस प्रकार योगदान है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी देश की प्रगति में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि जिस देश के आम जनता पढ़े लिखे होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, वह देश आसानी के साथ विकास की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि वहाँ के प्रत्येक आदमी समझदार होते हैं और वो सोच समझ के ही अपने काम करते हैं और अपने देश के विकास के लिए, अपने आप के विकास के लिए वो आगे हमेशा बढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षा नागरिकों का वह कौशल उत्पन्न करती है और नागरिकों में वो कौशल उत्पन्न करती है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक। सरकार के द्वारा देश के अधिकारिक नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न चुनाव, तो सरकार द्वारा हम लोग देखते हैं कि कभी कभी सरकार हमेशा कुछ न कुछ योजनाएं निकालते रहती है, जिससे यह होता है कि शिक्षा आसानी के साथ आदमी को, आम जनता तक पहुंच सके। जन जन तक शिक्षा के अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, यानी जन जन तक शिक्षा पहुंचाना सरकार का यह कर्तव्य होता है। इसी के कारण वो क्या करते हैं, बीच बीच में कुछ योजनाएं चलाती है। उस योजना का प्रमुख उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या शिक्षा मिले। इसी प्रकार एक योजना 2001 में जो चली थी, सर्व शिक्षा अभियान, तुम लोग देखे होंगे। सर्व शिक्षा अभियान योजना सरकार के द्वारा एक सरकारी योजना है, नामक एक योजना चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो सरकार ने सबसे पहले हम लोग देखे थे कि 2001 में एक योजना शिक्षा के लिए योजना चलाया था, जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, जो 2001 में चलाया गया था। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इस दिशा में प्रत्येक महत्वपूर्ण उपलब्धि 2002 में का एक 86वां संशोधन अधिनियम 86वां संशोधन अधिनियम है, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना गया है। अब देखो मकान। उसी प्रकार रोटी कपड़ा के बाद मकान एक मूलभूत आवश्यकता है। जिस प्रकार रोटी और कपड़ा मूलभूत आवश्यकता में आते, उसी प्रकार मकान भी एक मूलभूत आवश्यकता है। जैसे हमने पहले भी तुम लोगों को बता दिया था, भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन यानी रोटी और कपड़ा, वही एक ही चीज़ है। और तीसरा में क्या है, मकान। ये भी मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। भारत एक गरीब देश है, हम सब जानते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, यद्यपि वह राज्य सूची का विषय है। और यह क्या, एक राज्य का विषय है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा समाज में निर्धन वर्गों को मकान उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई है। आज तुम लोग देखे होंगे कि पीएम आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का भारत सरकार ने अपना एक टारगेट रखा है, एक लक्ष्य रखा है कि 2022 तक प्रत्येक मतलब फैमिली को एक पक्का मकान मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाखों मकान उपलब्ध कराने के लिए इस योजना यानी पीएम आवास योजना के तहत सभी को एक एक पक्का मकान, 2 कमरा का एक मकान मिलने का, देने का सरकार वादा किया है। और इसका टारगेट रखा गया है कि 2022 तक सभी को मिल जाएगा। भौतिक एवं आर्थिक संरचना। विद्युत परिवहन एवं संचार। विद्युत परिवहन एवं संचार साधन आदि भौतिक संरचना के प्रमुख अंग हैं। तो हम लोग जैसे विद्युत परिवहन एवं संचार को भौतिक संरचना का प्रमुख साधन माना गया है, अंग माना गया। दिन प्रतिदिन सभी गतिविधियों में विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। आज हम लोग देखते हैं कोई भी सामान, कोई भी वस्तु का, आज डिजिटल इंडिया के तहत हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान हम लोग चलाते हैं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है। चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, फ्रिज हो, एसी हो, वाटर हीटर हो, बाकी किसी भी प्रकार की जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे चलाते हैं, उसके लिए किसकी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चाहे वो परंपरागत हो या गैर परंपरागत
हो, चाहे वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय हो। सरकार बिजली की निरंतर मांग को देखते हुए हमेशा यह प्रयास कर रही है ऊर्जा का परंपरागत या तो गैर परंपरागत साधनों का विकास कर रही है। दोनों प्रकार के साधन का विकास कर रही है, जिसका नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आज सरकार का टारगेट सबसे ज़्यादा है कि सोलर ऊर्जा की ओर अग्रसर है। किस प्रकार हम सोलर प्लांट लगाएं ताकि कम से कम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग हो, मतलब हाँ, और कम से कम अनवीकरणीय संसाधन का प्रयोग करके बिजली निकाला जा सके। इसीलिए सरकार का टारगेट है कि सोलर ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वो सरकार प्रेरित कर रहे हैं और बिजली को बचाने के लिए तरह तरह की चलाई जा रही है, आदमी को जागरूक किया जा रहा है। दूसरी आवश्यकता यह है परिवहन, जिसमें रेलवे, जल एवं वायु परिवहन सम्मिलित हैं। दूसरी आवश्यकता क्या है परिवहन में, जिसमें रेलवे, जल एवं वायु परिवहन सम्मिलित है। सरकार इन सब के विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है। दूसरी आवश्यकता क्या है परिवहन, परिवहन में क्या है रेल, जल और वायु, यानी वायु परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन। सड़क परिवहन का तो उसका भी विकास किया ही जा रहा है। सरकार इन सब के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील है, हमेशा इसके ये विकास के लिए हमेशा अग्रसर है। भारत एक निर्धन देश है, हम सब जानते हैं भारत एक निर्धन देश है बाकी डेवलप कंट्री के अकॉर्डिंग, जिसके अधिकांश लोग सार्वजनिक परिवहन साधनों पर ही निर्भर रहते हैं। हमारे देश गरीब होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना क्या है साधन, आने जाने का साधन नहीं होने के कारण हम लोग सार्वजनिक साधन यानी सरकारी साधनों पर भी निर्भर करते हैं। तो सरकार ने आज जन सुविधाओं के लिए, जन सामान्यों की सुविधा के लिए देखते हैं आज प्रत्येक सिटी में सिटी बस चलाई जाती है, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है ताकि आसानी के साथ आम जनता आना जाना कर सके। परिवहन का विकसित किया गया है। सार्वजनिक बस सेवाएं तुम लोग देखे होंगे, एक जिला से दूसरा जिला जाने के लिए सरकारी बस सेवा चलाई जा रही है। प्रत्येक सिटी में एक जगह से दूसरे जाने के लिए सिटी बस चलाई जा रहे हैं। अभी रांची में प्रधानमंत्री ये जवाहरलाल नेहरू बस सेवा है, फिर सिटी बस है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे शहरों में अलग अलग सरकारी बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाए जो सड़क परिवहन के लिए उपलब्ध है। एक उपयोगी विकल्प के तौर पर देश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो ट्रेनें चलाई जा रही है, प्रारंभ की गई है। अब क्या है जन उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हम सरकार को भी क्यों आवश्यकता है, जल, सफाई सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ये भी एक प्रकार की आधारभूत आवश्यकताएं क्या, जल, सफाई सुविधाएं और स्वास्थ्य को आधारभूत कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जल, सफाई सुविधाएं एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ये इसके अतिरिक्त उचित तरीके से जीवन यापन के लिए बिजली, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल, कॉलेज भी अति आवश्यक है। तो देखो सबसे पहले हमें जीने के लिए जल और सफाई सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, और इसको इसीलिए मूलभूत आवश्यकता रखा गया क्योंकि हम आदमी जीने के लिए जल चाहिए, साफ सुथरा रहेंगे तब आदमी, हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इसको आधारभूत आवश्यकताएं के अंतर्गत रखा है। इसके अतिरिक्त उचित तरीके से जीवन यापन यानी सही ढंग से जीवन यापन करने के लिए हमें क्या बिजली भी चाहिए, सामाजिक परिवहन चाहिए, सार्वजनिक परिवहन चाहिए, स्कूल भी चाहिए अपने आप को विकास के लिए, देश के विकास के लिए कॉलेज चाहिए, शिक्षण संस्थान चाहिए। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व किसी न किसी एजेंसी को वहन करना है। तो इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोई न कोई एजेंसी को सौंपी जाती है, परंतु इन सभी जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले एजेंसी का अधिक मुनाफा नहीं होता है, और अधिक मुनाफा नहीं होने के कारण इसे कोई भी प्राइवेट कंपनी यानी प्राइवेट एजेंसी इसको नहीं लेने का प्रयास करती है, नहीं लेती है, जिसके कारण सरकार को ही इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। सरकार ही इसको उपलब्ध कराती है, कंपनी को उपलब्ध कराने के लिए सामने नहीं आता। हम सब जानते हैं कि ज़्यादा मुनाफा नहीं होने के कारण कोई भी इस प्रकार की एजेंसी को नहीं चलाना चाहती है। निजी कंपनी स्वयं को केवल लाभकारी योजनाओं के उद्यम के लिए ही लगाती है, तो निजी कंपनी उसी को लेती है जिससे उसको लाभ होता है। वे ये सुविधाएं भी उपलब्ध तो करा सकती है, परंतु कीमत को लेकर वह कुछ ही लोगों के लिए सामर्थ्य के भीतर आता है। यदि उसको सौंपी ही जाती है तो उस कंपनी के द्वारा उसका कीमत को बढ़ा दिया जाता है।
चूँकि सार्वजनिक सुविधाओं का संबंध लोगों का आधारभूत आवश्यकता से, तो सार्वजनिक सुविधाओं का संबंध मतलब है लोगों का आधारभूत आवश्यकताओं से, इसीलिए इसका उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सरकार को ही जाता है। अधिकांश यह देखा गया है कि जब कभी सरकार निजी कंपनियों को पानी की आपूर्ति का अथवा विद्युत वितरण का कार्य सौंपा है, तो इन चीज़ों का कीमत वो लोग बढ़ा देते हैं, अपना बेनिफिट के लिए वो दाम बढ़ा देते हैं। इन सुविधाओं का कि सभी को आवश्यकताएं है, हम जानते हैं इसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने आप लेती है। इसलिए भी यह सरकार की प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है कि वो उनकी ऐसी कीमत उपलब्ध कराया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसका कीमत चुका सके। जनता सरकार को अनेक प्रकार के करों भुगतान करती, हम सब जानते हैं कि हम सब आम जनता विभिन्न प्रकार के कर यानी टैक्स सरकार को भुगतान करते हैं। इसीलिए भी सरकार का यह कर्तव्य होता है कि सरकार सभी तरह का जो सुविधाएं हम लोगों को सुनिश्चित कराएं और उसके लिए उसको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और जहाँ तक है कि वह रहती भी है। उपलब्ध कराने व्यवस्था सुनिश्चित करना और आवश्यकता अनिवार्य हो जाता है, तो सरकार को ये अनिवार्य हो जाता है। अब चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। सारांश का 4 पॉइंट बचा हुआ है, उसको देखो। सरकार को बहुत सारे कार्य करती है। सार्वजनिक संपन्नता हद तक विकसित मूलभूत संरचना निर्भर करती है। मूलभूत संरचना 2 प्रकार के होते हैं, जिसको मूलभूत या तो भौतिक बोलते हैं, दूसरा सार्वजनिक संरचना। जल, सफाई, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। जल, सफाई, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सामाजिक संरचना एवं जन सुविधाओं श्रेणी में आते हैं। सबको सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। जन सुविधाओं का संबंध जनता के मूलभूत आवश्यकताओं से है। जन सुविधाओं का संबंध सरकार के मूलभूत आवश्यकताओं से है, इसलिए उसे उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। इस प्रकार चैप्टर खत्म हो गया। तो तुम लोग देखो, यह अभ्यास का जितने भी प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय हो, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्न आंसर तुम लोग बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया।